संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। वक्फ संशोधन कानून के दो अहम प्रावधानों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। इस बीच गुरुवार को ही दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमानों ने इस कानून को बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताने के लिए उनसे दिल्ली में मुलाकात की। दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने मोदी से कहा कि ये उनकी लंबे समय से लंबित मांग थी। इन लोगों ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर भरोसा है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन कानून बनाने को लेकर उनके मन में उठे विचार, इस कानून पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि वो इस बिल पर 3 साल से चर्चा कर रहे थे। पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहिब से सलाह मशवरा किया, फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। मैंने 3 साल तक इनको परेशान किया। मैंने कहा कि आप इसको जरा अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस दीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, सलाह मशवरा में उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। आप जैसे जानकार लोगों से बात करके ले आए, एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा, क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बात उनके लिए कुछ नई नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक्फ की जो भावना है, आखिर ये किस चीज के लिए है, किसके लिए है? उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहिब दे पाएंगे। प्रधानमंत्री ने नए वक्फ कानून के बारे में कहा कि दुनिया देखे कि वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब क्या हो सकता है, और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा काम है गरीब लोगों के हाथ में अधिकार देना। पीएम मोदी से मिलने आए दाऊदी बोहरा समुदाय के एक व्यक्ति ने कहा कि प्रीवी काउंसिल ने ये कानून अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन आपने ये कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बनाया, बल्कि अल्पसंख्यकों में भी जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए बनाया है। ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसी दौरान बोहरा समुदाय के एक व्यक्ति ने पुराने वक्फ कानून की वजह से हुई अपनी परेशानियों का जिक्र पीएम मोदी के सामने किया। बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय शिया मुसलमानों के बीच एक समृद्ध लेकिन छोटा समुदाय है। वक्फ कानून बनने के दौरान वक्फ की जेपीसी के सामने इस समाज का प्रतिनिधित्व जाने माने वकील हरीश साल्वे ने किया था। संयुक्त समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने की थी। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है और जनता के पास ले जाती है, लेकिन विफल हो जाती है। आज मैं नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। नेशनल हेराल्ड केस के नाम से कांग्रेस में सेंसेशन होता है, क्योंकि घबराहट, छटपटाहट में जो पकड़े गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि घोटाले कई हुए पर नेशनल हेराल्ड का मॉडल किसी के गले नहीं उतर रहा। मात्र 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो जाती है। क्या राजनीतिक दल लोन दे सकता है? सवाल ये है। अखबार कागज पर छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार इसकी तरह होते हैं जो न छपते हैं, न बिकते हैं, न बचते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार नेशनल हेराल्ड के विज्ञापन देती है। ईडी ने अपराध का प्रकार, समय, लेन देन सबकी जानकारी चार्जशीट में दी है। ये कांग्रेस का करप्शन मॉडल है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बन गया है, जिसमें कांग्रेस की राज्य सरकारें पैसा डाल रही हैं। उनकी ये मुद्रा मोचन स्कीम है, जहां आंकड़े, किराया सब फर्जी है। उन्होंने कहा कि
खटारा, बीमार, लाचार कांग्रेस का ये नमूना है। किस किस कांग्रेस राज्य सरकार ने इसको विज्ञापन पैसा और क्यों दिया, ये सवाल है। यंग इंडिया की 76% हिस्सेदारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास आ जाती है, यानी एक ही परिवार के पास आ जाती है। पैसा कांग्रेस ने दिया, पर शेयरधारक कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष बने। पार्टी के दोनों नेता आज करप्शन के मामले में बेल पर हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि ईडी ने 5000 करोड़ रुपए के घोटाले में सबसे बड़े नामों को बाहर किया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल है। कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक और घोटाला नहीं है, बल्कि ये 1950 के दशक से चली आ रही एक पीढ़ीगत धोखाधड़ी है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विश्वासघात की अनकही कहानी है। ये स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत का अपमान है, पत्रकारों के साथ विश्वासघात है और पूरे राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी है। नेशनल हेराल्ड बस गांधी परिवार का एक निजी लाभ के लिए जनता का पैसा हड़पने का औजार था। मैं यहाँ पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वो शुक्रवार को अपने कोलकाता स्थित आवास पर रिंकी मजूमदार से शादी कर लेंगे। दिलीप घोष 60 साल की उम्र में पहली शादी कर रहे हैं। घोष 19 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े थे और अब 41 साल बाद अपनी मां के कहने पर शादी करने का फैसला किया है। दिलीप घोष की मां अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए कल ही कोलकाता पहुंच गई हैं। दिलीप घोष और रिंकी मजूमदार शुक्रवार को एक बहुत ही निजी समारोह में विवाह बंधन में बंध जाएंगे। दिलीप और रिंकू के करीबी रिश्तेदार ही शादी में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिलीप घोष की दुल्हन बनने जा रही रिंकी मजूमदार कौन है और कैसे उनकी दोस्ती अब शादी में बदलने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष की दुल्हन रिंकी मजूमदार बनने जा रही हैं। रिंकी मजूमदार 50 साल की हैं और वो तलाकशुदा हैं। रिंकी का एक 25 साल का बेटा भी है जो IT सेक्टर में नौकरी करता है। रिंकी मजूमदार बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। घोष और मजूमदार एक ही पार्टी में ही नहीं बल्कि एक ही इलाके कोलकाता के न्यू टाउन में रहते हैं। दिलीप घोष जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे तभी एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात रिंकी मजूमदार से हुई थी। दिलीप घोष के कहने पर ही रिंकी मजूमदार बीजेपी में शामिल हुई थी। 2021 में रिंकी मजूमदार की दिलीप घोष से दोस्ती हुई और फिर उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। 2024 में दिलीप घोष लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद काफी उदास थे तो रिंकी मजूमदार ने दिलीप घोष के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। रिंकी मजूमदार ने कहा था कि वो साथ मिलकर परिवार शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब उनके साथ कोई नहीं है और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दिलीप घोष ने उस समय शादी से मना कर दिया था, लेकिन बाद में अपनी मां के आग्रह पर विचार कर सहमत हो गए। दिलीप घोष की शादी करने के लिए उनकी मां ने मनाने का काम किया था। रिंकू मजूमदार ने दिलीप घोष को शादी के लिए तैयार करने के लिए काफी मशक्कत की है। रिंकी ने खुद दिलीप घोष की मां को अपने बेटे की शादी के लिए मनाने की कोशिश की थी।